अब बाहर वालों को जमीन हम नहीं बेच सकते हैं, पहले मौका परिवार को देना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट करे जजमेंट के थ्रू, जो कि अभी का है 14 जुलाई 2026 का है, जो कहता है अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचने का इच्छुक है तो पहला मौका परिवार के लोगों को देना पड़ेगा। हाँ भाई परिवार वालों, मैं जमीन बेच रहा हूं, खरीदना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? और अगर वो नहीं खरीदना चाहते तब आप बाहर के आदमी को जो है प्रॉपर्टी बेच सकते हो, अदरवाइज पहले मौका आपको परिवार के लोगों को देना पड़ेगा, जैसे इस केस के अंदर हुआ था। और इस केस में एक बंदे ने अपनी जमीन बेच दी बिना परिवार के लोगों को मौका दिए, और फिर उन्होंने परिवार वालों ने केस लगा दिया, बोला हमसे बिना पूछे जमीन बेच दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, ना भाई ना, पहले परिवार को मौका दो। अब कैसे मौका दो, हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो अपील आई है वो इस बात के लिए आई है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22, क्या ये धारा से इस पे कृषि भूमि पर, एग्रीकल्चर लैंड पे लागू होगी कि नहीं होगी? और ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इस केस के मूल प्रतिवादी आए हैं। और मूल प्रतिवादी क्यों आए हैं? क्योंकि जो फर्स्ट अपीलीय कोर्ट थी सिविल न्यायालय के उस निर्णय को रद्द करने से असंतुष्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करनाल ने सिविल अपील संख्या फलाने फलाने के तहत में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश करनाल द्वारा के मुकदमे को खारिज कर दिया था। और हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया था, इनकी अपील को खारिज कर दिया था। यानी कि कोई आदमी अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो क्यों आता है? क्योंकि वो हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। और फैसला क्या था? फैसला ये था कि पहले भैया मौका परिवार के लोगों को दो, अगर आप जमीन बेच रहे हो तो। हाँ, अगर वो नहीं खरीदना चाहते हैं ना तो फिर आप क्या करो, तो आप जो बाहर के आदमी को बेच सकते हो। लेकिन इन्होंने बिना परिवार को मौका दिए बाहर के आदमी को जमीन बेच दी और बंदे ने केस लगा दिया। क्या केस लगाया था आप देख लेते हैं। तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी और प्रतिवादी भाई बहन हैं, यानी कि जो जमीन थी उसके जो वारिस है ये भाई बहन ही हैं, जो कि फलाने आदमी के बच्चे थे, और प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस के रूप में कृषि भूमि के उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने प्रत्यक्ष रूप से या अपने कानूनी वारिस के माध्यम से 28 सितंबर 2011 को एक विक्रय विलेख द्वारा अपने अपने हिस्से सामूहिक रूप से श्रीमती पूनम को बेच दिए। देखो यहाँ पे अब समझने एक चीज, बस यहाँ पे जो प्रतिवादी, मेन प्रतिवादी कौन है इस केस में? जो वादी है ना सुप्रीम कोर्ट में, ये वो मेन प्रतिवादी है। अब ये मेन प्रतिवादी क्यों बने? क्योंकि वादी जो था वो एक परिवार का आदमी था, जिसने पहली बार केस लगाया वो वादी था। और उसने केस क्या लगाया कि इन लोगों ने जो है जमीन को डायरेक्ट दूसरे आदमी को बेच दिया जो कि परिवार का आदमी नहीं है। तो ये क्या बन गए? ये प्रतिवादी बन गए, यानी कि जिनकी जमीन थी वही लोग प्रतिवादी बन गए। तो 1 से 7 ने क्या किया, डायरेक्ट अपनी जमीन को फलानी तारीख को पूनम को बेच दिया। जो सिविल न्यायालय में वादी संख्या 9 थी, यानी कि उसको भी क्या बनाया, पार्टी बनाया था। वादी ने 8 सितंबर 2011 को, इन्होंने 28 दिसंबर 2011 को एक विक्रय विलेख द्वारा क्या कर दिया, अपने हिस्से को बेच दिया। और वादी ने 8 दिसंबर 2011 को सिविल न्यायालय में याचिका संख्या द्वारा HSA की धारा 22 के तहत उपरोक्त हस्ताक्षर को चुनौती दी। अब ध्यान देने वाली बात यह है, देखो 28 दिसंबर को तो उन्होंने विक्रय विलेख किया और उसने केस लगा दिया 8 दिसंबर को, यानी कि 20 दिन पहले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब जमीन बेची जा रही थी ना, शुरू पहले ही हो जाती है कि भाई उन्होंने अपनी जमीन फलाने आदमी को बेच दी है। जो साई सप्पे होते हैं ना, पहले हो जाती है। तो इसने केस पहले लगा दिया, बोला भाई नहीं जमीन बिकने नहीं दूंगा, क्या पता उनके नाम हो जाए, नाम होने के बाद क्या है, इसने केस ही पहले लगा दिया, भाई पहले मौका परिवार के लोगों को दे। तो इसने क्या लगाया था, सेक्शन 22 के तहत में कि भैया उसका ट्रांसफर रोक दिया जाए, वो जमीन ना उसके ट्रांसफर हो, क्योंकि पहले परिवार से तो पूछ लो। उसने केस ही पहले लगा दिया। सिविल न्यायालय ने 7 मार्च 2019 के एक आदेश द्वारा इस याचिका को इस न्यायालय संविधान की पीठ आत्म प्रकाश वर्सेस हरियाणा राज्य में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। जिस कोर्ट में उसने केस लगाया वादी ने कि भैया पहले परिवार से, यानी कि वो परिवार का आदमी था, उसकी पिटीशन कैंसिल कर दी, खारिज कर दी। क्यों खारिज कर दी? एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला लेते हुए आत्म प्रकाश वर्सेस हरियाणा। इसके अंदर क्या कहा गया था? इसके अंदर कहा गया था कि जो सेक्शन 22 है ना, वो 22 असंवैधानिक है। भाई कोई भी अपनी जमीन को कहीं पे भी बेचे, भाई सबका अपना अधिकार है। जब उसके नाम पे वो जमीन आ गई है, वो अपनी जमीन को कहीं पे भी बेचे, उसका अपना अधिकार है। तो जरूरी थोड़ी परिवार से ही पूछे। यहां पे ऐसा हुआ, जिसमें पंजाब पूर्वक करिए सेक्शन 15 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। यह देखा गया था कि HSA की धारा 22 उपरोक्त धारा के समान है और इसलिए इसे भी निरस्त किया जाना चाहिए। तो उसकी पिटीशन कैंसिल क्यों हुई? आप समझ गए होंगे कि भैया सबको अपनी जमीन बेचने का अधिकार है। परिवार वाले तो क्या पता मुंह सुजा के बैठे हो, अब उनसे हम पूछने जाएंगे, और अगर पूछने भी जाएंगे तो तरीका क्या है पूछने का, ये जजमेंट के अंदर नहीं बताया है। अगर परिवार के लोगों से पहले प्रायोरिटी हमको परिवार के लोगों को देनी है तो पूछना कैसे है, इस जजमेंट के अंदर ये नहीं बताया है। एक तो लिखित में भेजे कि हाँ भाई साहब ये लिखित में लो लेटर और हम अपनी जमीन बेचने के इच्छुक है, तो यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, तो इसका रिप्लाई करो। कोई तो तरीका होगा। अब ऐसे तो कोई भी वादी आगे कह देगा हमसे पूछा नहीं,
क्या पता उससे बातों बातों में पूछा हो, तो उसका तरीका यहाँ नहीं बताया है। अब इसके आगे देख लेते हैं। फिर जो आदमी केस हार गया परिवार वाला, वो चला गया अपील कोर्ट में। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे भिन्न मत दिया। भिन्न मत का मतलब है फैसला पलट दिया। न्यायालय ने कहा कि बाबूराम वर्सेस ये सथोक सिंह के इस न्यायालय ने एसएसए के अंतर्गत पूर्व अधिकार पर चर्चा की और इसे कृषि भूमि पर लागू माना था। यानी कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला लिया अपीलीय कोर्ट ने और कहा कि भाई जो सिविल कोर्ट ने तुम्हारा मामला खारिज कर दिया वो खारिज होने लायक नहीं था, तुम बिल्कुल सही हो। सही क्यों हो? क्योंकि सेक्शन 22 जो कृषि भूमि पर लागू है। यानी कि कोई भी आदमी अगर अपनी जमीन बेच रहा है कृषि वाली, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? अपने परिवार के लोगों को बेचने का प्रस्ताव दो। वो केस अपील कोर्ट में जीत गया। फिर जो लोग केस हार गए वो कहां चले गए? वो अब हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में कहा कि विचारणीय कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठता है, इसलिए अपील खारिज की जाती है। हाई कोर्ट ने उन लोगों की अपील खारिज कर दी। किसकी? जो अब सुप्रीम कोर्ट में वादी बन के आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में वादी कौन बन के आए हैं? सुप्रीम कोर्ट में वादी बन के आए हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जमीन बिना परिवार से पूछे बेच दी थी। अब यहां तक कि आपको एक केस की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि केस चल क्या रहा है। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उससे पहले देख लेते हैं सेक्शन 22 क्या होता है। जो अब तक सेक्शन 22 के ऊपर पूरा खेल चल रहा है ना, वो सेक्शन 22 ये है। देखो इस अधिनियम, ये सेक्शन 22 की पूरी डेफिनेशन है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किसी भी अविच्छिन्न व्यक्ति की अचल संपत्ति में, अचल संपत्ति का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे जमीन हो गई, घर हो गया, फ्लैट हो गया, या उसके द्वारा अकेले या दूसरों के साथ मिलकर चलाए जा रहे किसी व्यवसाय में, या तो अकेला चला रहा है या एक से ज्यादा लोग चला रहे हैं, अनुसूची के वर्ग में निर्दिष्ट 2 या अधिक उत्तराधिकारियों को कोई हित प्राप्त होता है और उस जमीन पे से अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, यानी कि वारिस है, और उसे ऐसे उत्तराधिकारियों में से कोई एक संपत्ति या व्यवसाय में अपना हित ट्रांसफर करने का प्रस्ताव करता है, तो अन्य उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर किए जाने वाले हित को प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार होगा। तो अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किए जाने वाले हित को प्राप्त करने का अधिमान्य, अधिमान्य का मतलब है अगर किसी जमीन पे कोई वारिस है ना, यानी कि जो परिवार के लोग हैं, और कोई आदमी अगर अपने हिस्से को, अपने हित को ट्रांसफर करना चाहता है, भाई मैं मेरे हित को बेचना चाहता हूं, देखो अपना हित हस्ताक्षरित करने का प्रस्ताव करता है, वो अपना जो उसका हक है वो किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनको दी जाएगी। यानी कि अधिमान्य अधिकार, अधिमान्य का अधिकार का मतलब होता है जिसका अधिकार ज्यादा हो, तो ज्यादा अधिकार उसका होगा जो उस जमीन के वारिस होंगे, जो परिवार के लोग होंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। ये कहता है सेक्शन 22। इसका क्लॉज 3 और है, ये कहता है यदि अनुसूची के वर्ग 1 में निर्दिष्ट 2 या अधिक व्यक्ति उत्तराधिकारी हैं, यानी कि कई बार ये भी तो हो सकता है ना कि चलो परिवार के लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, परिवार के लोग भी 3-4 आदमी ऐसे हैं जो जमीन खरीदने के इच्छुक हैं, अब वो जमीन किसको बेचेगा? तो उसके लिए बता दिया कि हस्तांतरण के लिए उच्चतम प्रतिफल देने वाला उत्तराधिकारी को वरिष्ठता दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो पैसे ज्यादा दे रहा है। यानी कि अगर कोई परिवार का आदमी भी है, 3 लोग हैं जो अपने ही परिवार की जमीन खरीदना चाहते हैं, तो अब उसको दी जाएगी जो पैसे ज्यादा दे रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फैमिली को दी जाएगी। सेक्शन 22 ये कहता है। अब एक कोर्ट ने कह दिया कि सेक्शन 22 जो है खत्म हो चुका है, असंवैधानिक है, और दूसरी कोर्ट ने कहा कि भैया सेक्शन 22 अभी भी लागू है और इसको जो है संवैधानिक मान्यता दी गई, लेकिन कृषि भूमि में। तो कृषि की जमीन जो है, अगर आपकी कोई ऐसी जमीन है जो कृषि की जमीन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो? परिवार को दो कि हाँ भाई परिवार। लेकिन कैसे देनी है जानकारी, ये इस जजमेंट के अंदर मैं फिर बता देता हूँ, नहीं बताएगी। यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस सुप्रीम कोर्ट ने, अब वो देख लेते हैं। रक्त संबंध पर आधारित पूर्व क्रय का अधिकार सामंती अतीत का अवशेष है। यह संवैधानिक व्यवस्था के साथ पूरी तरह असंगत है। यह आधुनिक विचारों के विपरीत है, यानी कि आज के विचारों के भी विपरीत है। जैसे मैंने कहा यार मेरी जमीन है मैं किसी को बेचूं, आज के विचार तो यही है, लेकिन जो पूर्वज थे उनका भी यही मान्यता है कि भाई देखो अपनी जमीन जो है पहले परिवार के लोगों के पास आए तो वेल एंड गुड है। जिन कारणों से 25 वर्ष पूर्व इस मान्यता दी गई थी, अर्थात ग्रामीण समाज के अखंडता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की एकता और उत्तराधिकार का प्रत्यक्ष सिद्धांत, वे आज इररिलेवेंट है। यानी कि जो ये चीजें हैं ना जो आज हम कर रहे हैं कि यार पहली प्रायोरिटी परिवार को दो, है ना, वो हम मानते हैं कि इररिलेवेंट है। आज की चीज़ों नहीं मानते हैं भाई। आज की चीज़ में तो ये आता है भाई मेरे को वो बंदा फलाने पैसा ज़्यादा दे रहा है, मेरी ज़मीन में किसी को बेचूं। आज परिवार के लोगों के साथ मेरे मुंह मोटे हो चुके हैं, पर वो फलाना आदमी तो मेरा सच्चा दोस्त है, मैं तो मेरी ज़मीन उसको बेचूंगा। आज के विचार ये हैं, लेकिन
पहले के विचारों के साथ आज के विचार हमारे मेल नहीं खा रहे हैं, ये कह रहा है। यह निष्कर्ष निकालना ही पूर्व क्रय की अवधारणा ही असंवैधानिक है। इस अनुच्छेद की सरासर गलत व्याख्या होगी। यह स्पष्ट है कि यह टिप्पणियां रक्त संबंध को समस्या मानकर की गई है, न कि पूर्व क्रय को। इसके अलावा किसी अधिनियम को चुनौती देने के विशिष्ट संदर्भ में दी गई टिप्पणियों का उपयोग करके एक ऐसे असंबद्ध कानून के किसी अन्य प्रावधान को भी निरस्त करना जो निर्णय विचार के दायरे में कभी नहीं आया, उन टिप्पणियों का बहुत व्याख्या अनुप्रयोग होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि HSC की धारा 22 की ये संविधानिक वैधता को कभी चुनौती नहीं दी गई है, यानी कि कभी भी सेक्शन 22 के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं आई कि इस धारा को खत्म करो या इसको असंवैधानिक करो, क्योंकि भैया हर आदमी को अपनी जमीन बेचने का हक है, वो किसी को भी बेचे। अब परिवार के लोग क्या पता भाई, वो जैसे बात आज के टाइम पे हर घर में लड़ाई है, परिवार के लोगों के साथ नहीं बनती है। और अगर परिवार के लोगों को हम बेचने का प्रस्ताव दे भी रहे हैं तो कैसे दें? एक तो वर्बली दें कि भाई मैं जमीन बेच रहा हूं, या फिर हम उनको लिखित में नोटिस भेजें कि भाई मैं जमीन बेच रहा हूं। तो कोई तो ऐसा भी तो बताओ ना कि उनको हम जानकारी कैसे दें। क्या पता हम उनको फोन पे कहें भाई साहब मैं जमीन बेच रहा हूं यार, कोई समस्या, उस टाइम तो कह दे कोई समस्या नहीं, बाद में आके केस लगा दे, बोले मेरे से पूछा ही नहीं इसने। अब उसका क्या सबूत दें भाई हम? क्या पता फोन के अलावा अगर हम आमने सामने बात कही हो हमने, उसका क्या विटनेस दें हम? और उधर जाके कोर्ट में केस लग गया तो 5-7 साल के लिए ज़मीन पे स्टे लग जाएगा, हम बेच ही नहीं पाएंगे। और कोई भी इंसान अगर ज़मीन बेच रहा है तो सीधी सी बात है किसी मजबूरी में बेच रहा है। अब पैसे की जरूरत उसको आज थी, केस चला 5 साल, फिर उसका तो काम भी नहीं बना। तो ऐसे में ये तरीका भी नहीं बताया गया है कि हमको प्रस्ताव कैसे देना है। तो इसको जो है कभी चुनौती नहीं दी गई थी। तो किसी भी न्यायालय के लिए यह कहने का अवसर ही कहाँ उत्पन्न होता है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तो जब तक सेक्शन 22 आज भी जिंदा है, यानी कि इसको कभी चुनौती नहीं दी गई है, तो कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि ये असंवैधानिक हो चुका है। तो असंवैधानिक जब इसको किसी ने किया ही नहीं है तो कोई कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि ये असंवैधानिक है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर हम अपनी कृषि भूमि बेचना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार को दी जाएगी, और परिवार में अगर एक से ज़्यादा लोग खरीदने के इच्छुक हैं तो फिर प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो ज़्यादा पैसे दे रहा है। बस इसी बात का यकीन करते हुए फिर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। उपरोक्त चर्चा के फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है। अपील किसने लगाई थी? उन लोगों ने लगाई थी जिन्होंने अपनी ज़मीन किसी को बेच दी थी, और किसी को मतलब बाहर के आदमी को बेच दी थी। उनकी अपील खारिज हो चुकी है, क्योंकि वो इस केस में वादी है, वादी ने अपील लगाई और अपील खारिज हुई है। तो अपील खारिज किसकी हुई है? जिन्होंने केस लगाया है। अब इससे पहले एक चीज और यहाँ पे बता दी, एक अन्य दलील यहाँ पर विचार किया जाता है कि अपीलकर्ता का तरह कि विक्रय विलेख को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। अब जिसके मन में ये है ना कि यार 20 दिन पहले बंदे ने केस लगा दिया, उसका जवाब यहाँ पे है। अपीलकर्ता का तरह कि विक्रय विलेख को कभी चुनौती नहीं दी गई थी। विक्रय विलेख को तो चुनौती तब देगा ना जब विक्रय विलेख के बाद केस लगा हो। उसने तो केस पहले ही लगा दिया, उसके केस लगने के बाद विक्रय विलेख हुआ है, तो उसके ऊपर कोई कड़ी सी नहीं है। तो सेक्शन 22 SHA के तहत में याचिका विक्रय विलेख के निष्पादन से पहले विशेष रूप से 8 दिसंबर 2011 को दायर की गई थी। उन्हें केस ही पहले लगा दिया। भाई पता तो चल ही जाता है ना, जमीन ये थोड़ी है कि 1 सेकंड में बिक गई और 1 सेकंड में नाम हो गई। जमीन का प्रोसीजर लंबा होता है, क्या पता 6 महीने में पेमेंट आए, क्या पता 1 साल में पेमेंट आए, क्या पता 3 महीने में पेमेंट आए। तो वो प्रोसीजर जो था सुरसुरी पहले ही हो चुकी थी, उन्हें पहले ही केस लगा दिया। बोला देखता हूँ पहले प्रायोरिटी मेरे को दो। इस प्रकार यह सिद्धांत के अनुरूप है कि पूर्व क्रय का अधिकार उस पर लागू होता है जो होने वाला है, न कि जो हो चुका है। इस बार जब मामला संबंधित न्यायालय में लंबित था तो वादी ने कानून द्वारा आवश्यक कदम उठाए थे और उसके लिए बाद में विक्रय विलेख को चुनौती देने का कोई कार्य नहीं था। यानी कि एक क्वेश्चन ये था कि भैया ये विक्रय विलेख को तो उसने चुनौती दी ही नहीं है, तो क्यों देगा चुनौती? उसने केस ही पहले लगा दिया। जब उसने केस ही पहले लगा दिया, उसके बाद आप चाहे उसके ऊपर मकान बनाओ, कुछ भी करो, या उसके ऊपर फ्लैट काटो, जब उसने केस ही पहले कह दिया कि इसका ट्रांसफर ही रोक दो भाई, इसका हस्तांतरण ही रोक दो, तो उसने उसको चुनौती नहीं दी थी, इसलिए इसके ऊपर कोई क्लेश है ही नहीं। ठीक है। इसके बावजूद एक बात और यहाँ पे बताई है, उपरोक्त के मद्देनजर हम मानते हैं कि अपीलकर्ता का यह तर्क कि ऊपर चर्चा की गई प्रविष्टियां संवर्ती पीठ के ध्यान से छूट गई थी निराधार है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। बाबूराम मामले पर बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है किसका केस था, अब देख लेते हैं, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अपील किसने लगाई है? अपील लगाई थी इस इंसान ने और अन्य ने। अन्य टोटल कितने थे? ये 9 लोग थे, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये लोग जो थे प्रतिवादी थे, और जब हाई कोर्ट से ये आ गए अपना निराश होकर, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या बन गए? वादी बन गए। और ये पूर्ण सिंह जो था ये मेन केस का वादी है, जिसने पहली बार केस लगाया था
विक्रय लिख के 20 दिन पहले ही लगा दिया कि भैया मैं परिवार का आदमी हूँ, पहले ज़मीन जो है मेरी को बेची जाए। मैं जब खरीदने का इच्छुक हूँ तो आप बाहर के आदमी को बेची क्यों रहे हो। ये बंदा केस जीत गया, क्योंकि इस केस में प्रतिवादी है, वादी अपील खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बंदा केस जीत गया। ठीक है भाई, ये थी आपकी जजमेंट 14 जुलाई 2026 की, और ये था आपका सेक्शन 22। कहाँ गया। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा है कि आपको लग रहा है कि भैया मैं कोई ऐसी पारिवारिक ज़मीन जो है हमारे परिवार के लोग बेच रहे हैं, और ज़मीन मैं फिर बता देता हूँ, कोई ना कोई अपनी मजबूरी में बेचता है भाई, ठीक है, और कोई भी मजबूरी हो सकती है, बच्चों की शादी करना हो सकता है, इलाज के लिए हो सकता है, बच्चों को विदेश भेजने के लिए हो सकता है, किसी भी तरीके का खर्चा हो सकता है, उसके लिए अगर कोई अपनी ज़मीन बेचने का इच्छुक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली की रहेगी, डायरेक्ट वो बाहर के आदमी को नहीं बेच सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं बताया कि हम कैसे उनको नोटिस करवाएंगे कि हम ज़मीन बेच रहे हैं और कैसे उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात फिर यही है कि या तो हम उसके एक लीगल नोटिस भिजवाएं परिवार के लोगों को कि भाई हम हमारी ज़मीन जो है बेचना चाहते हैं और हमारी डिमांड ये है, और अगर आप इसको खरीदने के इच्छुक हैं तो 15 दिन के अंदर रिप्लाई कर दें, और अगर आपका 15 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि भैया आप जो है ज़मीन को खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, जिसके तहत में जो है मैं अपनी ज़मीन किसी को भी बेचूँ। ये एक जर्नली मैंने बताया है, वैसे यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। थैंक यू।